गुड मॉर्निंग भी सभी को। आज हमारे जो एमसीक्यू जो चल रहे हैं उसकी सेकंड क्लास है। कल हमने पढ़ा था भी जो WTO है, SDI है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था वो है। आज सारे रहेंगे जो राष्ट्रीय आय से संबंधित भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं दोबारा कह रही हूँ आपसे, पीछे मैंने जो एक क्लास दी है और आज जो सेकंड वाली है, ये सारे क्वेश्चन PYQ है, किसी ना किसी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के ये पूछे ही गए हैं। ये नहीं आप सीटी का बैच ले रखा है, सीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ही आएगा। कोई भी एग्जाम दो, इकोनॉमिक्स के सारे उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, 2-4 बार इनको कर लेते हो तो भी इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होंगे। आज हम राष्ट्रीय आय का करते हैं, जी माँ सरस्वती का नाम लेके राष्ट्रीय आय का करते हैं। जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, पहले तो थोड़ा सा मैं इसका बता देती हूँ। जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय वो होती है, इससे पहले घरेलू जो आय होती है, पहले जो एक देश के भीतर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम जो वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य को जोड़ा जाता है उसे घरेलू आय कहते हैं। और उसमें आयात और निर्यात का जो शुद्ध विदेशी आय आती है उसको उस घरेलू आय में प्लस कर देते हैं तो राष्ट्रीय आय आ जाती है। और मैंने बताया था अभी राष्ट्रीय आय में जो क्षेत्र होते हैं, भी प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र होते हैं, तृतीय क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वो कृषि से संबंधित, द्वितीय क्षेत्र वो उद्योगों से संबंधित और तृतीय क्षेत्र वो सेवा से संबंधित। जैसे उद्योग में सभी आ जाएंगे, जैसे कृषि में गन्ना आ गया, उसको कन्वर्ट किया जाता है अन्य पदार्थों, अन्य वस्तुओं में, जैसे उद्योग के द्वारा चीनी बना दी और जैसे मटेरियल बनाया जाता है तो वो उद्योगों के द्वारा चीनी बना दी। फिर इस चीनी की सप्लाई करनी, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो साधन चाहिए, उसके लिए तृतीय आ गया, जैसे सेवाएं देना, परिवहन जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो सारी बातें मैं आपको क्लियर करते जाऊंगी। जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है तो सारे। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है तो सारे। कृषि भी क्षेत्र है, उद्योग भी क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है जो राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान देता है? वो सेवा क्षेत्र है भी। कौन सा है? सेवा क्षेत्र है भी, जो उद्योगों में सबसे ज्यादा योगदान देता है। ये आता है प्राथमिक क्षेत्र, फर्स्ट जो है उसमें आता है उद्योग, सेकंड में आता है भी, और ये थर्ड में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। थर्ड जिसे ट्रेजरी बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र में आता है भी। कृषि में सारे आ जाते हैं, पशुपालन, वन्य, ये वानिकी, ये सभी आ जाते हैं, वो कृषि में आते हैं। कृषि सारी उसमें आ जाती है प्राथमिक में। द्वितीय में उद्योग, जितने भी उद्योग होते हैं जो कृषि, जो कच्चा माल से तैयार माल में बदल दे, उसको उद्योगों में आ जाते हैं सारे। उस तैयार माल को फिर आगे कहीं ट्रांसफर करना हो, जैसे मान लो परिवहन आ गया, बैंक में सेवा पैसे देने हो, लेने हो, वो सारे सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। नेक्स्ट भी उसके बाद है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता ही जा रहा है भी, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कृषि क्षेत्र में सबसे कम है राष्ट्रीय आय में योगदान, और सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, उद्योग बीच का है भी, उद्योग बीच का है। और रोजगार की पूछे भी कौन सा क्षेत्र रोजगार सबसे ज्यादा दे रहा है, तो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा दे रहा है और कम सेवा क्षेत्र दे रहा है। पर आने वाले टाइम में ये डिजिटल, सोशल जो मीडिया, डिजिटल जो आ रहे हैं तकनीकी, ये रोजगार सबसे ज्यादा आ रहा भी। तो जो बच्चे जैसे ITI करते हैं, BTech करते हैं, जो इंजीनियरिंग है और भी जैसे हाई क्लासेस, तो उसमें जो बनते हैं उनको नई नई टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा रोजगार आ रहा है। और ये नहीं है भी उसमें आपने कोई भी स्किल सीख ली, उसमें अपडेट करते रहे। कोई भी, जैसे अगर कंप्यूटर का आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी अलग अलग विंडो आती है ना, अलग अलग काम करने के, तो वो उससे अपडेट होते रहे भी कौन सा अब आया है।
तो रोजगार बढ़ता जाता है भी। तो क्वेश्चन क्या था, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश कैसा होता है भी, पहला है घटता हुआ, तत्पश्चात बढ़ता हुआ, नहीं भी बढ़ता जाता है। कैसा है भी, बढ़ता जाता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, नहीं भी घटता जाता है, नहीं भी, तो इसमें आएगा बढ़ता ही जाता है। और तृतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में कितना योगदान देता है, ये 53 से 54%। अभी तो एग्जाम में पीछे एचपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि 55% राष्ट्रीय आय का जो है वो तृतीय क्षेत्र का योगदान है, वो 55% है। रोजगार समथिंग ये 28% के लोगों को रोजगार दे रहा है अभी वर्तमान में, पर सबसे ज्यादा रोजगार वो इसी क्षेत्र में आ रहा है आगे। तृतीय जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जैसे इसमें एक दिया है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो बाजार कीमती भी, दूसरा दिया है उत्पादन लागत भी, फैक्टर कॉस्ट भी, फैक्टर कॉस्ट भी, फैक्टर कॉस्ट जो उत्पादन लागते हैं, साधन जो लागते हैं, प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन दिया है फैक्टर कॉस्ट, और इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें दे रखा है प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई वही है साधन जो लागत है उसके आधार पर। तो मैंने तुम्हें स्पेशल बताया भी राष्ट्रीय आय कौन सी अच्छी होती है, जो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय आती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जो बाजार कीमतों पे होती है ना, तो उसमें सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती, उसमें जो प्रत्यक्ष कर है वो इंक्लूड होता है, कीमतों पे नहीं। वस्तु बाजार कीमतों पे राष्ट्रीय आय कैसे जानेगी, बाजार कीमतें तो मनमानी होती है, प्राइस तो मनमाना होता है, कॉस्ट जो कोई हम सामान बना रहे हैं, तो जो साधन हमारी लागत है उसके आधार पर ही हम उसकी डिसाइड करेंगे ना। तो राष्ट्रीय आय जो इंक्लूड की जाती है वो उत्पादन लागत पर ही की जाती है। ऑप्शन पड़े बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय आय भी, नहीं भी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय उत्पाद भी, ये सही है। उसके बाद पढ़ लेते हैं सारे, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद भी, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद भी, ये तो हो गया जीडीपी वाला। ये इसमें दे रखा है एनडीपी, ये हो गया एनडीपी, और ये हो गया, ये भी एनडीपी है, बाजार लागत पर देशी, हाँ ये भी एनडीपी है, और ये निवल, ये एनएनपी, और ये हो गया, ये भी एनएनपी, उत्पाद भी, प्रोडक्शन। पूछा है राष्ट्रीय आय में कौन सा इंक्लूड होता है, तो उत्पादन जो साधन लागत पर है जो एनएनपी है, जीएनपी भी आता है, जीएनपी से हम क्या माइनस करें, एनपीआई मूल्यह्रास पे, क्या माइनस करें, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन में मूल्यह्रास माइनस करते हैं तो क्या आता है, एनएनपी निकल के आता है। एनएनपी ये मूल्यह्रास क्या होता है, जो मशीनों की घिसावट वगैरह उन पे व्यय होता है वो माइनस कर देते हैं टोटल जीएनपी से। और जीएनपी किन का मिश्रण है भी, ये जीडीपी, जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, प्लस विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी, शुद्ध विदेशों से प्राप्त आय या शुद्ध साधन आय, सीधा ही लिख दो, विदेशों से प्राप्त है आय, सीधा ही लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे होना चाहिए विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय। शुद्ध आय किन से निकल के आएगी, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से निकल के आएगी, वो जीडीपी में हम प्लस कर देते हैं तो जीएनपी बन जाता है। जीएनपी से अगर मूल्यह्रास माइनस कर देते तो एनएनपी आता है, और वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, इसे लिखा आएगा ऐसे फैक्टर कॉस्ट, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्शन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फुल फॉर्म भी आ सकती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो बाजार कीमत पर हम नहीं लेते, अच्छी मन, राष्ट्रीय आय किस में इंक्लूड, मैंने ये तुम्हें जब करवाया था आय वाला तो मैंने बताया था कि साधन लागत वाली वो ही अच्छी मानी गई है, और वो ही उस पे अगर सीधा ही आ जाए भी राष्ट्रीय आय किस पे गणना की जाती है, तो साधन लागत दोनों पे की जाती है, पर बेस्ट
साधन लागत पे है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। आगे है, भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय जो अनुमानित होती है, योजना आयोग जो कब आया भी, 1950 में आया। वित्त मंत्रालय कब आया भी, 1951 में। केंद्रीय आयकर संगठन जो सीएसओ भी, सीएसओ ये कब आया भी, 1951 में 2 मई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी, आरबीआई कब आया भी, ये आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भी। कब आया, 1 अप्रैल 1935 को भी। तो ये सीएसओ है, ये कब आया, 1951 को भी। यही हमारे राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है भी, ये हमारे राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है भी। सीएस क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी, सेंट्रल आयकर नहीं है भी, ये सीएसओ संगठन, ये गल दिया है, यहाँ सांख्यिकी संगठन आएगा, सांख्यिकी क्या किया, सांख्यिकीय संगठन में स्टैटिकल सीएसओ आएगा भी, ये आयकर नहीं है। कौन करता है भी, सीएसओ करता है। राष्ट्रीय आय का कौन करता है, सीएसओ करता है, ध्यान रखना भी। अब सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है, इनको 2019 में मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। एनएसओ भी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनको मर्ज कर दिया गया है 2019 में। इनकी स्थापना कल मैंने बताई, कल की क्लास में ये शायद आया था 50 और ये 1951 जो मैंने लिख दिया है, ठीक है भी, ध्यान रखना ये अपडेट। आरबीआई की बताई दी भी, आरबीआई का जो गवर्नर जो वर्तमान में है शक्तिकांत दास है। और योजना आयोग का पढ़ाई दिया मैंने, योजना भाई और प्लान बताएंगे, आगे आएंगे तब करेंगे। वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्रालय है, ये सॉरी वित्त आयोग है, मैंने ये आपको, जो वित्त मंत्रालय है कौन है, किसके पास कौन होता है वित्त मंत्री, कौन है, निर्मला सीतारमन। ये था भी क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट, अगला है भी, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भी, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भी, सबसे अधिक जो गोवा है वो टूरिस्ट वाला है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भी। छोटा है, सबसे छोटा अगर राज्य पूछे तो गोवा है या सिक्किम है भी, बताएं, लिखें भी कमेंट में, ये गोवा है या सिक्किम है राज्य सबसे छोटा। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की हुई, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय जो है सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र की है। हरियाणा की भी है, हरियाणा की शायद थर्ड या शायद थर्ड नंबर पे है हरियाणा की, ध्यान रखना भी। तो गोवा इसकी राजधानी जो पणजी है भी, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा जो सबसे अंग्रेज जो सबसे आने वाले जो पहले जो आए थे, सबसे बाद में अंग्रेज गोवा को आजाद कराया गया 1961 में से आजाद कराया गया पुर्तगालियों से भी। तो ऐसे कौन से आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे भी। गोवा और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी, आरबीआई का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई, जिसे सपनों का शहर बोला जाता है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी, गुजरात की गांधीनगर में, ठीक है। एक मिनट भी, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है भी, पर्सनल जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ऐसे पूरा ही लिख लो भी। पर कैपिटा जो इनकम है वो कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय डिवाइड करते हैं किससे, कुल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से। ये क्वेश्चन आएगा आगे, कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। आगे भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है भी, चालू मूल्यों पर जो न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है वो आपको पता है भी, बिहार है।
न्यूनतम पहले तो ये करंट प्राइस, करंट जो प्राइस है और बेस जो प्राइस है वो समझ लो भाई, यह आधार कीमतों पर। चालू कीमतें करंट होती है, जो वर्तमान में जो कीमत होती है उसके हिसाब से भी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कौन सी है भी। अब जो वस्तु की कीमत है, एक जो न्यूनतम भी अब करंट में चल रही है, जैसे आलू अब 60 रुपए किलो है तो अब की इंक्लूड की जा रही है। और बेस होता है जो पीछे का बेस ईयर, हमने 2011-12 को मान रखा है। बेस ईयर किसको मान रखा है? बेस ईयर 2011-12 को मान रखा है। उसके आधार पर, क्योंकि एक स्थिर जो बरस रहा हो उसकी कीमतों के आधार पर जब प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय का पता लगाया जाता है तो वो ऑथेंटिक मानी जाती है। चालू पे इसमें बहुत गड़बड़ियां हो सकती है, क्योंकि एक टाइम होता है, जैसे आलू का है, हो सकता है आलू 2 महीने बाद में सस्ता हो जाए, 2 महीने पहले सस्ते हो तो ऑथेंटिक नहीं मान सकते। बेस ईयर पर जो काउंट किया जाता है वो ऑथेंटिक माना जाता है। ध्यान रखना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। राजस्थान की जयपुर है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। गुजरात की गांधीनगर है। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास जो होती है। ओडिशा में जो राउरकेला राष्ट्रीय उद्यान, राउरकेला जो उद्योग है, इस्पात संयंत्र है। बिहार में सबसे जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे ज्यादा बिहार का है। न्यूनतम आय पूछे बिहार की है। राजस्थान का भी, राजस्थान जो जयपुर राजधानी है, राजस्थान में सबसे, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे भारत का भी तो राजस्थान है। आगे नेक्स्ट में, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? थोड़ी आगे पीछे हो गया है, ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कहा किया था? उन्होंने लगाया था 20 रुपए प्रति व्यक्ति, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। BRK राव, इन्होंने तो जब लगाया था ये अनुमान तो 1900 सॉरी लगा दिया 1867-68 की बात है अभी। और इन्होंने जब लगाया ये भारत की 1931 में लगाया था उन्होंने। VKRB राव ने 1931 में राष्ट्रीय आय की गणना जो दूसरी की थी, ये वैज्ञानिक तरीके से की गई थी, और वो ही दादा भाई नौरोजी ने सीधे तरीके से की। जैसे जनगणना का बात आता है ना, भी 1872 में मौर्य ने की थी, वो तो सीधी जनगणना करा दी। और 81 में जो अनुमानित आधार पे, जो पूरी प्रणाली के आधार पे डाटा लिया गया, भी कौन कितना पढ़ा लिखा, सब कुछ उसकी प्रणाली के आधार पर किसकी आय कितनी है वो उसकी भी एक ऑथेंटिक तरीके से लिया गया। तो वही है भी दादा भाई नौरोजी ने, इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया जो बुक दी है, एक द ड्रेवन थ्योरी वो भी दी है, जो आगे आएंगे क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया? ये आगे लोगे। धन का पलायन में अपने देश से धन बाहर की तरफ जाना, निष्कासन होना धन का, भी अपने देश से धन निकल के दूसरे देशों में जाना, वो किसने कहा? अपनी कौन सी पुस्तक में? तो पॉवर्टी वाली है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की बुक है भी। दादा भाई नौरोजी की बुक है, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, पॉवर्टी गरीबी का, अनब्रिटिश रूल जो इंडिया में अनब्रिटिश रूल थे, उनके आधार पर इस बुक में उन्होंने कहा कि जो हमारा धन है वो किस नीति के आधार पर बाहर की ओर जा रहा है। क्योंकि हमें देश कच्चे माल का ही बना दिया था, हम कच्चे माल का निर्यात करते थे और इंग्लैंड में तैयार माल होकर हमारे आता था, तो हमारे वाले कच्चे माल की वैल्यू कम होती थी, उनके तैयार माल की वैल्यू कम हो रही है। एक तो उनको कच्चा माल मिल रहा है सस्ते पे, वो पैसे गए, दूसरा तैयार माल महंगा हो रहा है, वो पैसे गए। तो कैसे निष्कासन हो रहा है वो सारा इस बुक में लिखा था भाई। यह भी सबसे पहले पॉवर्टी का जो जिक्र किया किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
1951 में, ये 50 में आया, 51 में कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि पहली योजना 1951 से 1956 बनी थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये भी सीएसओ के अंदर। वित्त मंत्रालय भी, रिजर्व बैंक, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कौन करता है? सीएसओ करता है भी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिस कब आया भी? 1951 में आया, 2 मई। सीएसओ की स्थापना प्रॉपर पूछे तो 2 मई 1951 में आया था, 1951 में आया था। और वित्त मंत्रालय पूछे भी किसके अध्ययन होता है, किसके अध्ययन होता है? तो ये वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्री जो हमारे वर्तमान में निर्मला सीतारमन होती हुई। और रिजर्व बैंक पूछे स्थापना कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये मैंने आपको क्लास में पूरा बता रखा है, अभी क्लास देख लेना। 1 मिनट भाई, एक फोन आ रहा है। चलो सॉरी भाई, देखो भाई, ये जो हमने राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी भी? सीएसओ, जो मैंने पीछे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए, जो पीछे मैंने बता दिया वो रिपीट हो रहा है। सर्वप्रथम एन अभिनिश्चितता किसने की थी? दादा भाई नौरंगी ने की थी। हेलो, अच्छा, मैं अब क्लास में हूँ, ऑनलाइन क्लास चलने लगा। ठीक है, ठीक है। सॉरी भाई, चलो भाई, किसने की थी 1867-68 में? अभी मैंने पीछे बताया 20 रुपए प्रति व्यक्ति, किसने की थी? दादा भाई नौरंगी ने। जब मैंने क्लास ली राष्ट्रीय आय की तो उसमें मैंने ये बात बताई थी। आगे भी ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ये भी जो निष्कासन है धन का, ड्रेन, वो किसके द्वारा प्रतिपादित है? ये भी दादा भाई नौरंगी की, एक पॉवर्टी वाली, और ये द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ये जो किसने दी ये बुक्स? ये दादा भाई नौरंगी ने थी। ये बाल गंगाधर तिलक, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे भी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे भी। जो गरम दल नरम दल था उसमें ये बाल पाल सारे थे भी, लाला लाजपत राय वो सारे थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है, किया जा सकता है भी? सभी प्रकार की वस्तुओं का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग, किसके द्वारा किया जा सकता है? साधन आय, व्यय या आय, किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसमें सारी वस्तुएं आएगी, व्यय आएगा और आय आएगी। वस्तुएं सभी प्रकार की वस्तुओं का योग नहीं आएगा भी। राष्ट्रीय आय में इंक्लूड क्या करेंगे? जो उनसे संबंधित है, व्यय से संबंधित है। हम राष्ट्रीय आय की गणना किस पे? उत्पाद विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा। तो ये आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि तीनों आगे भी ये अलग अलग दिया है। जैसे ये आय विधि द्वारा, देखो भी क्वेश्चन कैसे बना रहा है, वो लाइन कैसे दी है, इसको पढ़ना है भी। सभी प्रकार की आय का योग आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा। मैंने देखो तुम्हें बताया था, मैं रिपीट कर देती हूँ, ये निर्गत मान ले उत्पाद विधि, उत्पाद विधि मैंने तुम्हें बताया था। अभी कोई किसान है, वो 10 रुपए का बीज लेके आता है, उसको बोता है, फिर 100 रुपए का गेहूं होता है, उसको बेचता है, फिर वो 100 रुपए जो है उसमें जो खर्च होते हैं, ब्याज पे पैसे दिए जाते हैं, पानी पे दिए जाते हैं, जो उनसे इनकम आती है, तो वो आय के द्वारा होगी भी। आय कहाँ से? उत्पाद तो साधनों से हो गया ना,
फिर आय जो आती है भी, जो मजदूरी है, किराया है जमीन का, वो देते हैं, तो किसी के पास वो पैसे भी जाते हैं ना, तो वो आय विधि द्वारा वो पैसे फिर खर्च भी करने होते हैं ना किसी, हम जैसे हमारे पास हमने कोई भी जैसे गेहूं काटा तो हमें 20 रुपए मिली, वो हमारी आय आ गई, और किसान ने गेहूं बोया, वो उसका उत्पाद हो गया, हमने वो 20 रुपए के गोलगप्पे खाए, तो वो व्यय किया ना, वो व्यय विधि में आ गया। ये तीनों बातें मैंने क्लास में बताई थी, तो ये 3 दोबारा किया जाता है, बचत का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? किसको नहीं किया जाता? ऑप्शन पढ़ेगी, मालिक के कब्जे में मकान को आरोपित किराया भी। नेक्स्ट पढ़े, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय भी, लॉटरी जीतना भी, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन भी। तो कौन सा नहीं आता इसमें? जो लाभ है ना, जुआ, ये लॉटरी, ये सट्टा, ये पैसे राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होते, तो कौन सा आएगा? लॉटरी वाला नहीं आएगा, बाकी सारे राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होते हैं। भी कोई मकान बनाते हैं ना, कोई देश की पूंजी में इंक्लूड होता है, लॉटरी वाला नहीं होता। जो किस पे होता है? लक फैक्टर, जैसे लॉटरी लग गई भी किसी की, हो सकता है लग ही जाए, आइडिया नहीं लगा सकते ना भी, कितना % कह सकते हैं ना लगे फिर, तो इसमें जो ये सट्टा वाला है, ये पोर्शन इसमें शामिल नहीं होता, ये लॉटरी वगैरह ये इसमें शामिल है, नहीं की जाती भी राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अभी अभी पीछे बता के आई हूँ, राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? पर्सनल जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, अब उसको निकालने के लिए राष्ट्रीय आय से किसको भाग दिया था मैंने? जैसे एनएनपी का जिक्र करूं, या एनएनपी सॉरी भैया, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किससे भाग दूं? टोटल पॉपुलेशन से। किसको भी? टोटल पॉपुलेशन से। देखें भी, देश की कुल जनसंख्या से, पहला ही ऑप्शन सही है। कुल कार्यशील जनसंख्या से नहीं, भी कुल कार्यशील जनसंख्या से उसको भाग देते हैं जब जैसे बेरोजगारी का प्रतिशत निकालना हो, रोजगार का भी कितने लोगों को रोजगार प्रतिशत मिला हुआ है, कितने बेरोजगार है, तो पूरी कार्यशील जनसंख्या कौन सी भी? जो 15 से 64, जो भारत में सबसे ज्यादा है। भी प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से नहीं, भी देश के क्षेत्रफल से नहीं, भी प्रति व्यक्ति देश के क्षेत्रफल का क्या मायना? भी तो राजस्थान का क्षेत्रफल ज्यादा है तो राजस्थान की ज्यादा होगी? नहीं, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो राष्ट्रीय आय उसको टोटल जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। ये बात मैंने पीछे बता दी। नेक्स्ट है, अभी भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? भी ये कथन दिए, एक एक करके पढ़ते हैं। भी सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भी सुने, इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी राष्ट्रीय आय में किसका, मैंने ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ये बातें तुम्हें बताइए, ध्यान से पढ़े में। राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवा की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, नहीं भी कम है। कितना है? प्रतिशत हिस्सा अधिक है, अधिक नहीं है, कम है, ये ऑप्शन तो फिर नहीं है। अगला पढ़े, कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भी कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भी हाँ जी, ये सही है। एक बार और पढ़ लेते हैं। अगला, उद्योगों की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भी ये भी सही है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। भी तो सेवा का संयुक्त रूप से देखिए तो कृषि का 18 है, उद्योगों का 27 है, तो कितना हो गया? अभी ये 8 और 7 15, 5 और 2 3 4 45% हुआ भी टोटल इनका। अगर इसको 28 मानते हो, सपोज करो इसको 19 मानते हो, तो भी 2 बटा 47 हुआ ना, तो ये 47 संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है। भी ऑप्शन तो ये दोनों भी सही है, पर सबसे बेस्ट वाला ये है क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है सबसे वाला। अगर ये नहीं है भी आपने एक ऑप्शन फर्स्ट तो रॉन्ग निकल गया, अगर ध्यान है। दूसरा अगर कहा था मैडम ने कृषि की अपेक्षा तो उद्योगों का ज्यादा है, कृषि में तो 18% है, उद्योगों में 27% है, तो ये सही हो सकता है? नहीं, दूसरा
सारे पढ़ लें ऑप्शन भाई। कई बार ऐसे ये स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, ये क्वेश्चन सारे पढ़ने होते हैं जो ऑप्शन। उद्योगों की अपेक्षा उद्योगों में 27 है की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत ज्यादा है, सही है भाई, ज्यादा है। 53-55 बताया मैंने, ज्यादा है, तो ये भी सही है। नहीं, उससे नेक्स्ट संयुक्त रूप से दोनों का अगर मिक्स भी किया जाता है तो भी है, सेवा का हिस्सा ज्यादा है भी। तो ऑथेंटिक है वो ये वाला है, ये क्वेश्चन इसका आंसर सही है। आगे है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं ना और गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग जैसे हमारे गांव में बोलते हैं ना, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है वो टमाटर खाता है और नौकरी करने वाला वो टमाटर नहीं खा सकता, क्योंकि उसे होता है भी मेरे बच्चों के लिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है और कुछ बढ़िया फ्लैट लेना है, गाड़ी लेनी है, बढ़िया फोन लेना है, तो वो बचत करता है, वो टमाटर उस चक्कर में टमाटर नहीं खा सकता। और गरीब क्या होता है, ये नहीं है नहीं खाते, नहीं खाते हैं, नहीं कहती, पर मान के चलो सोच कैसी रखते हैं। हमारे गांव में ये बात चलती है, कहते हैं ना दिहाड़ी मजदूरी, जो मार्केट में नई नई सब्जी आती है ना वो लेके जाता है, और जब सब्जी इन लास्ट सीढ़ी पे होती है ना तब वो अमीरों के घर पहुंचती है। तो ये जो है, तो गरीब लोग होते हैं वो बचत है अपनी जो मजदूरी है। आपने देखा ये रेडियां जो गोलगप्पे समोसा बर्गर सबसे ज्यादा यही जात खाती है, इनको सबसे ज्यादा यही लोग खाते हैं जो बचतें कम करते हैं और खर्चा ज्यादा करते हैं। अमीर लोग पहली बात तो उनकी फैसिलिटी, उनके पास साधन इतने होते हैं, सारी फैसिलिटी होती है, तो उनको खर्चा करने की जरूरत नहीं होती और वो कम करते हैं और बचते ज्यादा करते हैं। तो ऑप्शन पड़ेंगे, गरीब कम और अमीर ज्यादा बचत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, नहीं भी, अपनी आय के बराबर के हिस्से की, नहीं भी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की करते हैं, अपनी पूरी आय की नहीं भी। अमीर लोग कर सकता है पूरी आय की, बड़े हिस्से के अमीर लोग कर सकते हैं, यहाँ अमीर लोग हो सकता है इसका, अगर अमीर का पूछा होता तो ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि पूरी पूरी कई बार सैलरी बचा लेता है अमीर जो होता है, जो वाला अगर उसके पास सारे साधन होते हैं, तो पूरी नहीं बच सकती, बहुत से काम होते हैं, रेंट है, फोन का चार्ज है, हर चीज का होता है, तो पूरी नहीं बच सकती, ये तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में। ये हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, आधा खर्चा करे आधे बचाए, परंतु गरीब जो है वो अपनी आय की अपेक्षा छोटे हिस्से की, अगर उसने दिहाड़ी 500 रुपए की है तो वो 200-300 खर्च कर देता है और वो 200 बचा लेता है। अमीर जो लगा हुआ है, जॉब वाला है, जिसके पास अच्छा पैसा है, अगर वो 1000 रुपए कमाता है तो वो 100-200 ही खर्च करता है और 800-900 बचा लेता है। उसके तो 1000 में से 100-200 गए तो 800-900 ज्यादा बचा ना हिस्सा, और उनके 500 में से 100-200 गए तो उसका हिस्सा थोड़ा बचा। तो इसलिए गरीब लोग हैं वो बचत है थोड़ी करते हैं, अमीर लोग ज्यादा करते हैं। अगला भी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही आसवान है भी, क्रम है भी। देखिए दोबारा पढ़ी, भारत के सकल जीडीपी में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान का कौन सा एक हिस्सा हर समान है, कम है, किसका हिस्सा, सॉरी भी क्वेश्चन दोबारा एक बार मैं देख लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिए हैं भी घटते क्रम में, जैसे अगर पूछ लें भी कौन से सेवा क्षेत्र का, क्वेश्चन दोबारा करें, भी जीडीपी में, क्वेश्चन ये कह रहा है भी जीडीपी में, मिस्टेक हुई है प्रिंट थोड़ी सी, मैं बता देती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। जीडीपी में सबसे ज्यादा भी कौन सा योगदान भी किसका घटते हुए क्रम में है, भी सबसे ज्यादा कौन से हिस्से का है, तो सेवा का सबसे ज्यादा है, सेवा का सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है उद्योग आता है भी, उसके बाद आता है कृषि आता है भी। ये तो है घटता क्रम, क्या है, घटते क्रम, अवरोही क्रम बोलते हैं, घटते क्रम जिसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। और इसका उल्टा कर दें, कृषि उद्योग और सेवा में,
तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। क्या हो जाएगा ये वाला, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में और आरोही क्रम, आरोही क्रम में, ऐसे पूछ लिया जाता है विज्ञान में। ये है इसमें देखें, पहला इसका क्या है, ये कहता है भी सही क्रम में घटता हुआ क्रम के हर समान। जो पूछा सेवा का सबसे ज्यादा 53%, 54 लिख लो, 54%, फिर उद्योगों का 27% और फिर इसका 18%। देख लो कि पीछे जीरो बननी चाहिए, 8 8 16 और 4 10 जीरो बन रही है। तो ये इनका है, पहले सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम, ये सही है इसका ऑप्शन। अगर ये घटते क्रम में है तो ये है। दूसरा अगर सेवा क्षेत्र है, कृषि है, ये गलत हो गया। उद्योग है, सेवा है, कृषि है, ये गलत हो गया। उद्योग है, कृषि है, सेवा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन अगर सही देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई अवरोही है कवरोही है, तो ऐसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज्यादा, उद्योग का उससे कम, कृषि का उससे कम भी। ये था क्रम। आगे भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? अभी पढ़ के आए कौन सा, सेवा किस में आता है, सेवा, कृषि और उद्योग में। तो कौन सा सबसे ज्यादा योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। तीनों के बराबर योगदान है? नहीं, इसका कितना है 28%, इसका कितना है 54%, इसका कितना है 18%। ये परसेंटेज है 100% बनाना है, ठीक है। आगे अगर तुमने ये सारे कंसेप्ट क्लियर है, ये मैंने क्लास ली थी, मैंने थोड़ी चीजें बताई है जो तुम्हारे एग्जाम के ओरिएंटेड है। इंडियन इकोनॉमिक का बच्चा तो बहुत कुछ पढ़ता है, पर जो तुम्हारे एग्जाम के ओरिएंटेड है, जो एसएससी है, ये यूपीपीसीएस है, और ये बीपीएससी है, और ये रेलवे के हैं, इनमें जो आते हैं ना, वो बस इकोनॉमिक्स के तुम यही क्लासेस कर लेना, 2-4 बार कर लेना, सारे क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दो यूपीएससी तक ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पीछे आए हैं वो सारे उठाए हैं। अगला है जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भी कौन से हैं, विचार करते हैं इन पे, कौन सा सही है वो बताना है। एक तो एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य भी सही है। दूसरा और पढ़ लेते हैं, एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अत्यंत वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर में। उन्होंने दो बात कही है, एक तो वस्तुओं के बाजार मूल्य पर दोनों ही ऑथेंटिक है, एक देश के अंदर कुल व्यय के बराबर, तो इसकी दोनों ही बात सही है, दोनों ही है। एक व्यय के आधार पर बताया ना बराबर होनी चाहिए, एक आय के आधार पर, एक देश के अंदर में, एक देश के भीतर जो वित्तीय वर्ष की बात की है, वित्तीय जो वर्ष है उसकी बात की है भी, एक देश के अंदर एक वर्ष कौन सा, वित्तीय वर्ष, कौन सा भी वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है भी, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट भी, नेक्स्ट है मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? जो टूट फूट होती है उसके बराबर। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है किसके बराबर होगा, जैसे हम क्वेश्चन पहले यहां ध्यान दें, जीडीपी है, इससे माइनस करते हैं मूल्यह्रास को, मूल्यह्रास को माइनस करते हैं तो क्या आता है, एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। जीएनपी से करते हैं तो क्या आता है, तो ये एनएनपी आ जाता है। तो किसके बराबर होता है मूल्यह्रास? देखिए भाई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला पढ़ो, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्तिगत आय, व्यक्तिक आय या व्यक्तिक कर, तो किसके बराबर होगा? अगर यह जो अगर मूल्य हर समय निकालना है तो जीडीपी से, अगर जीडीपी से एनडीपी माइनस कर दे तो क्या आएगा, मूल्यह्रास आएगा। ये पीछे जाएगा
प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मूल्यह्रास बचेगा। तो ये डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद तो दिया दिए, नेशनल बना दिया है, तो जीएनपी से एनपी इधर ले आओ, एनपी इधर ले आओ, तो बराबर जाके ये प्लस का उधर हो जाएगा मूल्यह्रास। अगर हमें जीएनपी दी है, जीएनपी सपोज करें 100 है और एनएनपी दी है सपोज करें 80 है, और हमें मूल्यह्रास निकालना, दो वैल्यू दे रखी है तो इसको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से, फॉर्मूला तो यही सही है, ये दे रखा है, इसको इधर ले आओ, 100 में से ये 100 इधर, 100 तो प्लस का है वही रखना है, ये 100 इधर प्लस का है, आगे लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा 80, और ये मूल्यह्रास या माइनस का पीछे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में डी से डिनोट कर रही हूँ, डेप्रिसिएशन, तो कितना आ गया, 20 आ गया डेप्रिसिएशन। तो किनके बराबर होती है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका जीडीपी, जीएनपी से और एनएनपी के द्वारा हम ये मूल्यह्रास निकाल सकते हैं। अगर ये तो दिया है राष्ट्रीय आय का, अगर घरेलू का दिया तो जीडीपी से माइनस एनडीपी करके निकाल सकते हैं, घटाए से दे सकता है, सीधा ही दे सकता है। तो क्वेश्चन लाने का यह है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, विधि नहीं है, तीनों बता दी मैंने, मूल्यवर्जित विधि, निवेश विधि, व्यय विधि और ये आय विधि, ये आय विधि। तो आय विधि भी है, व्यय विधि भी है, निवेश विधि, एक मैंने उत्पाद विधि बताई है, तो उत्पाद किससे होगा, निवेश से होगा, किससे होगा, निवेश से होगा। तो मूल्य वर्जित जो विधि है, मूल्य जो वर्जित है वो विधि नहीं है, वो नहीं है, मूल्य वर्जित विधि नहीं है, और सॉरी मूल्य वर्जित विधि है, सॉरी भी मूल्य वर्जित विधि है, निवेश नहीं है, निवेश का कहीं जिक्र नहीं है। मूल्य वर्जित उत्पाद से पैसे बनाना भी, पहले उसका वर्जित करना, उसको उत्पाद करना, फिर जो आय आएगी उसको व्यय करना भी, ये तीन है, इसमें मिस्टेक हुई है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आंकलन पद्धति नहीं है, कौन सी नहीं है, व्यय पद्धति भी है, उत्पाद पद्धति भी है, आय पद्धति है, मैट्रिक्स वाली नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है, बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये भी बात हो रही है, क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पद्धति दे रहा है, विधि दे रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। एक पीछे हमने आय का वो पढ़ा, एक व्यय वाला पढ़ा, उत्पाद वाला पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट देखो भी कैसे दे रहा है। आगे है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से किसे घटाया जाता है, एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, क्या निकालनी है, राष्ट्रीय आय। सुने भी, दोबारा रिपीट करिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है, तो एनएनपी में से किसे घटाया जाएगा, भी राष्ट्रीय आय निकालनी है, किसे घटाया जाएगा बताइए। सब्सिडी, सब्सिडी ये सहायक क्रिया, दो सहायक होती है सब्सिडी, सब्सिडी को घटाया जाएगा, किससे घटाया जाएगा, क्वेश्चन समझ में आया भी। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किसको घटाया जाएगा, अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपभोग छूट, ब्याज, ब्याज का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब हमें फैक्टर पे अगर निकालनी है तो किसको घटाया जाएगा भाई, अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो सब्सिडी को तो इंक्लूड किया जाएगा, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मैं इसका समझा देती हूँ। अगर जीएनपी दिया होता, अगर एनएनपी निकालना होता तो हम मूल्यह्रास माइनस करके इसमें से निकाल सकते ना मूल्यह्रास, पर ये क्वेश्चन में गड़बड़ है भी। क्वेश्चन अगर दिया है ये मार्केट पे प्राइस पे दिया है और हमें फैक्टर पे लेके आना है, इसे फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये निकालना है। अगर ये दिया है जीएनपी मार्केट प्राइस दी है, तो इसमें से क्या करेंगे, सब्सिडी तो इंक्लूड करेंगे, सब्सिडी तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि फैक्टर पे निकालना है। और जो अप्रत्यक्ष कर क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर है वो क्या करेंगे,
माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर जो विक्रेता लगाता है उत्पाद पे लगता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे और इससे क्या करेंगे मूल्यह्रास माइनस करेंगे। मूल्यह्रास अनंत बनाना ना, जी से एन बनाना है तो मूल्यह्रास हो गया, और एनपी फैक्टर कॉस्ट पे बनाना है तो मार्केट प्राइस दी है उससे सब्सिडी उसमें इंक्लूड कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर उसमें माइनस कर देंगे। दोनों का इनका सीधा ही बोला जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आता है इसमें ऑप्शन, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आता, अप्रत्यक्ष सॉरी अप्रत्यक्ष कर आता, तो हम सीधा ही कर सकते थे भी इससे अप्रत्यक्ष कर इसमें क्या किया जाता है माइनस किया जाता है और इसमें प्लस किया जाता है दोनों निकालने के लिए। अगर हमें नेशनल राष्ट्रीय सॉरी भी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है और ये हमें दिया है तो उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम माइनस कर देते, अगर ये दी होती और ये निकालना होता तो उसमें हम माइनस कर देते, हम माइनस कर देते थे क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं तो हम प्लस करते, सॉरी भी इसमें ये जीएनपी निकालना तो वो प्लस करते, ग्रोथ सबसे बड़ा होता है भी सकल, जो सकल सबसे बड़ा होता है न्यूअल होता है, न्यूअल में तो माइनस किया जाता है और बड़ा बनाना है तो उसमें प्लस किया जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो इसका कोई ऑथेंटिक ऑप्शन नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्या पूछा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है भी, मैंने बता दिया पूछना क्या जाता है पूरा पूरा क्वेश्चन है या तो प्रिंट में कोई गलती हुई है या कोई ऑप्शन में गड़बड़ हुई है भी। आगे जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है, जीएनपी बड़े में से, अब हमें ये सकल है टोटल है और छोटा बनाना है शुद्ध बनाना है तो उसमें जो हानि हुई उसको घटाया जाता है, मूल्यह्रास घटाया जाता है, जो हार्स मूल्यह्रास जो उसको घटाया जाएगा तो एनएनपी निकल के आ जाएगा। ये बात हमने कर ली, ये इमदाद सब्सिडी ये पूछनी है, ठीक है। आगे अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, भाई अगर ये दिया हो सकल में से मूल्यह्रास निकल रहा है भी जीएनपी से मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा तो क्या निकल के आएगा एनएनपी निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निवल राष्ट्रीय आय। देखिए मैं इसमें क्या है निवल राष्ट्रीय आय जो उत्पाद है प्रोडक्शन है वो आएगा। देखो भाई तुम्हें कंसेप्ट तो तुम्हें ही पढ़ने होंगे, ये नहीं है भाई कोई टीचर साथ में जाता है कोई बुक साथ में नहीं जाती, कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, 2-4 बार करोगे तो मुश्किल नहीं है इजी है। उसके बाद प्रति व्यक्ति हमने पढ़ा भी राष्ट्रीय आय को अगर हम किससे पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। व्यक्तिक आय जो व्यय करने योग्य आय, जो सारे प्रत्यक्ष जो कर होते हैं वो लौटा देते हैं तो जो आय बचती है उपभोग के लिए वो व्यक्तिक आय होती है। सकल घरेलू उत्पाद जो एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर होता है वो जीडीपी होती है। उसके बाद है किस देश को निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, किस देश की जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद वो होती है टोटल क्या होती है एनएनपी। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर जो एनएनपी होती है जोड़कर निकाला जाता है। जीडीपी में मूल्यह्रास जोड़ा जाता है तो क्या बनता है नहीं घटाया जाता है तो ये क्या एनडीपी निकल के आता है तो ये गलत है। दूसरा क्या है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी आ गया भी। आगे क्या कह रहे हैं में विदेशों से निवल आय जोड़ कर दे, जीडीपी में विदेशों से जो शुद्ध आय जो आती है वो अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, उन्होंने पूछा निवल एनएनपी पूछा है तो यहां भी एन आना चाहिए तो यहाँ जी आया तो ये भी गलत हो गया, एक बार छोड़ दो भी इसको अगला पढ़ो। अगला दिया है जीडीपी में विदेशों से निवल आय घटाकर, नहीं भी एनएनपी निकालना तो वो तो विदेशी आय जुड़ेगी। आगे है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, तो सकल जो जीडीपी में मूल्यह्रास घटाते हैं, जीडीपी में जो मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो वो एनडीपी आता है। हमसे पूछा है भी एनएनपी कैसे आती है तो ये आएगा इसमें गलत, यहाँ निवल आना चाहिए था, यहाँ निवल आना चाहिए भी। अगर हम एनएनपी में प्लस करते हैं विदेशों से शुद्ध आय
नहीं सॉरी भाई, ये आएगा एनडीपी में। एनडीपी में ये प्लस करते हैं, विदेशों से शुद्ध जो निवल आए हैं वो प्लस करते हैं, तो हमारा निकल के आएगा एमएनपी। तो इसमें सकल दे दिया भी, टोटल यहाँ जीडीपी दे दिया और प्लस ये दे दिया। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, सेकंड है करेक्ट माना जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक तो मिल ही जाती है भी, कई बार पूरा क्लियर होता है, कई बार तो अगर नहीं दिया एनडीपी तो हमें जाना पड़ेगा जीडीपी पे, उसमें विदेश से जो प्लस की जाती है तो अनंत पे निकल के आती है, आयात निर्यात वाला शुद्ध वाला जो मैंने बताया क्वेश्चन पीछे। आगे है भी, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है भी। आर्थिक विकास का किससे? प्रति व्यक्ति आय से। बरस प्रति बरस व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा भी सूचकांक का सर्वोत्तम सूचकांक भी वृद्धि हो रही है तभी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वर्तमान में कीमतों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं भी, ये तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति वाला कारण हो जाएगा। बचत अनुपालन में वृद्धि, बचत ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकता। भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार भी नहीं। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक क्या होता है भी? राष्ट्रीय आय, जिनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। ये तो सारे हो जाएंगे, जिनकी आय बढ़ती है वो बचत अपने आप कर लेगा, और जिनके पास पैसे आ गए और जिनके पास कर्जा वो कर्जा चुकाई देगा। तो ये स्थितियां तो ये आने के बाद अपने आप ही सोल्व हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। आगे है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होगा? भारत का ही होगा भी। अगर वो 12 जो समुद्री जो मील होता है, 12 का भी समुद्र, हमारी बाउंड्री कितनी है मील, जैसे समुद्र में भी मील माना जाता है, इतना एरिया हिस्सा का है। इसमें कोई स्पेशल ऐसी कोई नहीं भी। उन्होंने पूछा अंतरराष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां, तो वो भारत की होगी, भारत की होगी, भारतीयों ने पकड़ी तो भारत की होगी। ये थोड़ी है भी हम पकड़ के इंडोनेशिया को दे देंगे, श्रीलंका को दे देंगे, नहीं भी, वो भारत की होगी। और 12 मील तक वो अपना एरिया होता है भी, उसमें डिसाइड होती है, ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, इंडोनेशिया की जकार्ता भाई, जकार्ता जो एक द्वीप है, श्रीलंका की कोलंबो भी राजधानी है, तो ये ध्यान रखना भाई। अगला है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता भी? किसको शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय का आंकलन कर रहे हैं तो उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? किराए को किया जाता है भी, मिश्रित आय को किया जाता है, पेंशन को किया जाता है राष्ट्रीय आय में, जो सरकारी कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं उसको। अवितरित आय को, ये होती है भी हस्तांतरण आय को, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण आय कौन सी होती है वो मैं बताती हूँ। जो बुजुर्ग पेंशन मिलती है, जिनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जैसे छात्रवृत्ति मिलती है, वो होती है हस्तांतरण आय, उसको शामिल नहीं किया जाता भी राष्ट्रीय आय में। पेंशन तो वो होती है भी, पेंशन तो जैसे कोई कर्मचारी सेवा दे रहा है तो उसके बदले में उसे पेंशन मिलेगी, वो तो इंक्लूड की जाती है। जिनके बदले में उसे कोई प्रोडक्शन ना मिले, उत्पाद नहीं मिलता, कोई प्रोडक्शन नहीं आता, जिनके बदले उनको वो इंक्लूड नहीं जाती। जैसे छात्रवृत्ति होगी, बुजुर्ग पेंशन होगी, ऐसी कई स्कीमें जिनके तहत मिलती है, जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं आता वो इसमें इंक्लूड होती है। तो इसका जो सही है, इसका आंसर जो है वो ये वाला आएगा। आगे है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? किस चीज को ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? पढ़ेंगे, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। किसको करना है भी? राष्ट्रीय आय को अनुमान करते हैं, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय आय को, आयात को घटाया जाता है। ठीक है बात। तो अगला पढ़िए, निर्यात मूल्य को घटाया जाता है, आयात मूल्य को जोड़ा जाता है। नहीं भी, ये तो गलत हो गया। निर्यात से पैसे हम कोई वस्तु बाहर भेजेंगे, वही पैसे आएंगे ना हमारे पास। तो हम किसी देश से वस्तु ले रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है भारत किसी वस्तु को यूएसए को दे रहा है, तो उसके बदले पैसे आ रहे हैं ना, वो तो भारत की इकोनॉमी में काउंट किए जाएंगे। और बाहर तो यूएसए से कोई वस्तु मंगा रहा है तो भारत कैसे भेज रहा है, वो तो यूएसए के जो इकोनॉमी में काउंट किए जाएंगे।
तो ये कैसे हो सकता है, ये सेकंड वाला गलत है। अगला पढ़ेंगे, निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों का जोड़ा जाना, नहीं वे x माइनस एम होता है। निर्यात और आयात दोनों के मूल्य को घटाया जाना, वे घटाया जाना वो इसके द्वारा लगाया जाता है, घटाया जाना। शुद्ध जो विदेशी, शुद्ध जो हम पढ़ के आए हैं, विदेशी जो शुद्ध आय है वो जोड़ी जाती है, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड ध्यान रखी जाती है एक्स माइनस एम बाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगला भाई, सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है भी? सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है भी? जो जीडीपी है वो क्या है, पढ़े में क्या कह रहा है, ये जीडीपी के बारे में बता रहा है, क्या क्या बता रहा है देखिए। वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक हुई नहीं, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग भी, बिल्कुल सही है, मुद्रा मूल्य है। केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, नहीं भी, केवल आ जाए, ओनली आ जाए, वो तो गलती होगा भाई। बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का भी, वस्तुएं के साथ सेवा भी आएगी, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला ऑथेंटिक है भाई। कौन से मूल्य है, मुद्रा मूल्य को, जो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा के मूल्य को जोड़ा जाता है जीडीपी में। आगे किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व भी, उत्पादन कार्यों का योगफल भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष भी, निर्यातों में से आयात घटाकर भी। ये कहता है किसी राष्ट्र की आय होती है तो सरकार का वार्षिक राजस्व भी, जो रेवेन्यू होता है वो राष्ट्र आय में आता है, पर निर्यात में से आयात को घटाकर जो एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, सरकार की वार्षिक राजस्व, सरकार की नहीं, प्राइवेट की जो आय आती है। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का अधिशेष भी, उत्पादन के कार्यों का योगफल भी, तो राष्ट्रीय आय में क्या आता है, उत्पादन के कार्यों का योगफल भी। इसमें निर्यात वाला ये भी सही हो सकता है, पर ये ऑथेंटिक बात नहीं बोली गई है, तो ये नहीं हो सकता। उत्पादन के कार्यों का, उत्पाद प्रोडक्शन से जो हमारी आय आती है वो इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट में, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? व्यय विधि, सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय और निजी। जीएनपी की बात आई है तो मूल्यह्रास व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी टोटल की बात आई है ना, तो जीएनपी में तो शामिल नहीं हो सकता, जीएनपी में तो मूल्यह्रास व्यय, अच्छा क्या कह रहा है, शामिल नहीं किया जाता, ये तो शामिल होता है, सॉरी भी, निजी उपभोग व्यय तो कौन सा नहीं होता भाई, निवल विदेशी निवेश नहीं होता। निवल है विदेशी निवेश तो एक मिनट भाई, गड़बड़ हुई है, सॉरी भाई, जो जीएनपी की बात हुई है सकल वाला होता है, निवल विदेशी वाला होता है, मूल्यह्रास वाला होता है, ये वाला नहीं होता भी, निजी उपभोग व्यय नहीं होता। निजी उपभोग व्यय इसमें किसमें भी, जीएनपी में, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता भाई। ये तीनों होते हैं, जीडीपी होती है, विदेशों से प्राप्त आय होती है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय आय की बात हो रही है ना, और ये मूल्य व्यय की बात होती है, पूंजी निजी उपभोग व्यय की नहीं होती। नेक्स्ट बढ़े, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है भी? किससे सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, किससे होता है भी? सेवा क्षेत्र से। कितना होता है भी? 55%, 53 से 54, 55%, 55% तक होता भी। 54 भी कर सकते हो अगर ये आए ना, इसके बाद ये एचपीएससी में पूछा गया तभी लिखा मैंने, 53 से 55 तक कोई भी पूछ सकता है, ऑथेंटिक सही डाटा नहीं देता, 55% तक हो सकता है, सबसे ज्यादा इसी का होता है। विनिर्माण देखें तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, 25% एरिया कवर करता है। निर्माण इससे कम, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे आता है, ये बातें पूछी जाती है। अगला भी, भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सेदारी सबसे अधिक है? किसकी है? सेवा की। सेवा की सबसे अधिक है भी अर्थव्यवस्था में, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक है, ये बात हमने बहुत बार कर ली है। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय का बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? लिख देते हैं भी,
एनडीपी राष्ट्रीय आय को, निवल राष्ट्रीय आय को, और ये क्या आ गया जीएनपी, और ये क्या आ गया जी एनपीवी, दोबारा आ गया क्या जीएनपी, ये सेम बात होगी भी। और उसके बाद आता है जीडीपी में, जीडीपी। तो इसमें देखो दो ऑप्शन सही है अभी। एनएनपी निवल राष्ट्रीय निकालना क्या है हमें, एनएनपी में नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या निकालना, तो जीएनपी से मूल्यह्रास माइनस करेंगे, तो दो सही है इसके ऑप्शन। ये गड़बड़ हुई है, या तो इसमें जीडीपी तो आ गया या एनएनपी आता, ये होते, तो ये एक वाला सही होता। इसके यहाँ जो प्रिंट हुए हैं उसके हिसाब से ये दोनों ऑप्शन सेम है भी, आएगा यही आंसर। जीएनपी से माइनस मूल्यह्रास होता है, जीएनपी से माइनस मूल्यह्रास होता है। एक या इसको एक ऑप्शन को यहाँ प्लस का साइन दे दो, प्लस का, इसको सेक, ये नेक्स्ट। ये थे क्वेश्चन भाई हमारे 37 के, कल 50 क्वेश्चन दूंगी। इससे सारा आपका राष्ट्रीय आय का कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बार बार करें तो सारा आपका राष्ट्रीय आय वाला पोर्शन है ना, वो इससे होता है, इससे बाहर है नहीं पूछते, सारा कवर होता है। इकोनॉमिक्स का बच्चा पूछे अगर नेट स्टेट उनका देते हैं तो उनका थोड़ा सा और भी वार्ड लेवल पे पूछता है, पर एसएससी के जो एग्जाम नॉर्मल एग्जाम होते हैं, एसएससी ये यूपी पीसीएस और ये सीईटी हरियाणा का, तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ से सारे के सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू भी, और क्लास को देखें भी 2-4 बार, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।